हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम तंत्रों के क्रम में अगला तंत्र श्वसन तंत्र को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए। वीडियो देखने के क्रम में कोई डाउट आता है तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, श्वसन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र, इसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, तंत्रों का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है कुछ अंगों का समूह, कुछ अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र, तो श्वसन का मतलब क्या होता है। तो श्वसन का मतलब होता है जो हमने सांस के रूप में ऑक्सीजन को लिया हुआ होता है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलती है और वो ब्लड क्या करता है, तो वो ब्लड पूरी ऑक्सीजन को हमारे सभी सेल्स के पास अर्थात कोशिकाओं के पास ले जाता है। और हमारी कोशिकाओं में पहले से ही ग्लूकोज मौजूद रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 बनाता है और पानी बनाता है। CO2 और पानी बनाता है, साथ में ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा ATP की फॉर्म में बनाता है। मानव शरीर को ऊर्जा वहीं से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, हम श्वसन तंत्र को क्लियर करेंगे। सांस लेने वाले सभी अंगों को श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में निम्न अंग पढ़ते हैं। नाक है, फेरिंग्स है, एपिग्लोटिस है, ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, फेफड़े हैं इत्यादि हैं। तो स्टूडेंट, ये हम श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं। जैसे नाक है, फेरिंग्स है, एपिग्लोटिस है, ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, फेफड़े हैं, इन सभी अंगों को हम श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं। इन सभी अंगों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है श्वसन तंत्र में, तो श्वसन तंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है फेफड़ा, जिसको हम लंग्स कहते हैं। स्टूडेंट, बाकी जितने भी अंग हैं वो सभी सहायक अंग होते हैं। महत्वपूर्ण अंग इनमें से लंग्स होता है, जिसको फेफड़ा कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मानव का महत्वपूर्ण श्वसन अंग होता है लंग्स, वैसे ही कुछ जीवों में अलग अलग श्वसन तंत्र होते हैं। इनको हम अच्छे से समझेंगे। अलग अलग जीवों का श्वसन का मुख्य अंग, तो स्टूडेंट जैसे स्तनधारी होते हैं, एब्स होते हैं, उनका महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है। इसको फुफ्फुस भी कहते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। केंचुआ और मेढक का मुख्य श्वसन अंग त्वचा होता है, जिसे स्किन कहते हैं। तो स्टूडेंट, मेढक के दो श्वसन अंग होते हैं, फेफड़ा भी होता है और त्वचा भी होता है। जैसा कि मेढक पानी के बाहर होता है तब वो फेफड़ों से श्वसन की क्रिया करता है, और जब वो पानी के अंदर होता है तब त्वचा से करता है। तो स्टूडेंट, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो मछली का मुख्य श्वसन अंग गलफड़े होते हैं। इनको हिंदी में क्लोम भी कहते हैं और इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। इसी क्रम में स्टूडेंट, जो पौधे होते हैं, पौधों का श्वसन अंग क्या होता है, तो पौधों का स्टोमेटा होता है, जिसको वातरंध्र कहते हैं अर्थात लीफ कहते हैं। पत्तियां पौधों की मुख्य श्वसन अंग होती हैं। कीड़े मकोड़े और कॉकरोच जो स्टूडेंट होता है वो उसका श्वसन अंग क्या होता है। कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच होता है, इनका श्वसन अंग क्या होता है, तो इनका मुख्य रूप से श्वसन अंग श्वसन नली होती है, जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ जीव जंतु थे जिनके मुख्य श्वसन अंग हमने पढ़े हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार को। जैसा कि यहाँ बताया गया है श्वासोच्छ्वास। तो स्टूडेंट, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इसको इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। तो सांस को जब छोड़ते हैं और सांस को जब लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है, सांस लेने को और सांस छोड़ने को श्वसन तंत्र नहीं कहते हैं। श्वसन तंत्र में एक काफ़ी बड़ा एरिया आता है, इसलिए सांस को छोड़ने के लिए और सांस को लेने के लिए हम श्वासोच्छ्वास शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं उसको निश्वसन कहते हैं, इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। और जब हम सांस छोड़ते हैं उसको निश्वसन कहते हैं। तो स्टूडेंट, सांस लेते हैं उसको निश्वसन कहते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको निश्वसन कहते हैं। अर्थात दो श्रृंग लग जाती हैं यहाँ पर, जैसा कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये दिख रही होंगी। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इंग्लिश में इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इंग्लिश में स्टूडेंट बहुत सिंपल है, सांस लेते हैं उसको इंस्पायरेशन और सांस को छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन। हिंदी में लगभग सेम जैसा लगता है।
तो स्टूडेंट जब हम सांस लेते हैं अर्थात वायु को अंदर लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा वायु में बहुत सारी गैसों का संगठन होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो 0.03% होती है। तो स्टूडेंट वायुमंडल में जितनी भी गैसों का संगठन होता है, हम जब एयर को लेते हैं तो सभी गैसों के संगठन को अंदर लेते हैं। तो स्टूडेंट एक्सपायरेशन में क्या होता है, सभी गैसों के संगठन को अंदर लेते हैं, उसी क्रम में हम गैसों के संगठन को ही हम छोड़ते हैं। तो जैसा कि हमने नाइट्रोजन 78% अंदर लिया, वैसे ही नाइट्रोजन को हम 78% पूरी की पूरी छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं, मुख्य रूप से तो नाइट्रोजन। उसके बाद स्टूडेंट जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हम 21% अंदर लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। अर्थात स्टूडेंट हमारा जो शरीर होता है वो 4% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। और स्टूडेंट छोड़ने के क्रम में CO2 कितनी छोड़ते हैं, तो CO2 को 4% छोड़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट CO2 हमने ली कितनी थी, 0.03%, अर्थात ना के बराबर ली थी, और छोड़ी कितनी है, 4% छोड़ी है। तो स्टूडेंट हमने कार्बन डाइऑक्साइड 4% कहाँ से छोड़ दी, तो जो हमने ऑक्सीजन 21% लेके 17% छोड़ी थी, अर्थात हमारे शरीर ने 4% ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था, वही 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट इस गैसों के संगठन से अच्छे से याद रखना है। श्वासोच्छ्वास क्या कहते हैं, सांस के लेने को, और सांस के छोड़ने को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निश्वसन अर्थात इंस्पायरेशन में क्या होता है, तो जो सांस लेते हैं उसको निश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। 78% नाइट्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। निश्वसन अर्थात एक्सपायरेशन में क्या होता है, तो नाइट्रोजन को 78% छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को 17% छोड़ते हैं और CO2 को 4% छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार को। श्वसन के प्रकार दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें क्या होता है, तो स्टूडेंट ऑक्सी श्वसन को समझते हैं। O2 की उपस्थिति, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कैसे होती है, तो जैसा कि स्टूडेंट हम बाहर से एयर को लेते हैं तो बाहर के एयर में जैसा कि हम आपको बताए थे नाइट्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है। हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसों का मिश्रण होता है वो सभी गैसें हमारे एयर के माध्यम से हमारी बॉडी में आती हैं। तो स्टूडेंट उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन भी आती है। उस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े जो होते हैं वो उस ऑक्सीजन को ब्लड में घुला देते हैं, और वो ब्लड जो होता है वो प्रत्येक कोशिका के पास जाता है और प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन दे दे। कोशिका के पास पहले से ही ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो स्टूडेंट इस क्रिया को समझाते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और +6O2 अर्थात ऑक्सीजन के 6 अणु से क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, 6CO2 बनाते हैं, अर्थात स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, 6H2O पानी बनाते हैं, प्लस ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनाते हैं, जैसा कि स्टूडेंट हम आपको कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़ाए थे इस क्रिया के बारे में। तो जो ATP की फॉर्म में ऊर्जा देते हैं वो कितनी ऊर्जा देते हैं, तो 36 ATP ऊर्जा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सी श्वसन में 36 ATP ऊर्जा मिलती है। और जो स्टूडेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में तोड़ता है, इस क्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट ऑक्सी श्वसन में जो ATP के रूप में 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, उस पूरे चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन में कौन सा चक्र होता है, तो क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन किस किस में होता है इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। स्तनधारियों में अर्थात मैमल्स में ऑक्सी श्वसन होता है, उभयचरी में ऑक्सी श्वसन होता है, सरीसृप अर्थात रेप्टाइल में, और उभयचरी को क्या कहते हैं, एम्फीबियन। स्टूडेंट एव्स मतलब पक्षी वर्ग, इन सभी में जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है। अर्थात स्टूडेंट ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिकाओं में ग्लूकोज पहले से उपस्थित रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में
तोड़ देता है। तो स्टूडेंट ये जो क्रेब्स चक्र होता है, ये जो क्रिया होती है, ये कोशिका के किस भाग में होती है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य में होती है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑक्सीश्वसन होता है वो ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसा कि आपको बताए थे स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन होने के बाद में 36 एटीपी ऊर्जा होती है। तो 36 एटीपी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है जो संचित करके रखती है। तो स्टूडेंट इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य में भी ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। अब स्टूडेंट अनॉक्सीश्वसन को समझते हैं, जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट O2 की अनुपस्थिति, जी हाँ दोस्तों, अनॉक्सीश्वसन में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है। तो स्टूडेंट अनॉक्सीश्वसन जिन जिन जीवों में होता है, तो किन किन जीवों में होता है? तो एक कोशिकीय जीव, जैसा कि स्टूडेंट बताए थे आपको, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो वर्ग होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, उसके बाद में अमीबा है, उसके बाद में यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सभी एक कोशिकीय जीव थे और इन सभी में अनॉक्सीश्वसन होता है। तो स्टूडेंट अनॉक्सीश्वसन कैसे होता है अभी हम बताएंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अनॉक्सीश्वसन किस किस में होता है। एक कोशिकीय जीव में होता है, कवक में भी होता है और विषाणु में होता है। जी हाँ दोस्तों, विषाणु है, कवक है और एक कोशिकीय जीव जो अभी हम आपको बताए थे, इन सभी में अनॉक्सीश्वसन होता है। ये अपना खाना जिससे बनाते हैं, तो स्टूडेंट खाना किसके रूप में बनता होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता होगा, C6H12O6 के फॉर्म में बनता होगा। तो स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन तो अनुपस्थित रहता है। तो ऑक्सीजन जब अनुपस्थित रहता है अनॉक्सीश्वसन में, तो ऑक्सीजन के साथ तो क्रिया होती नहीं होगी। तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज अपने आप ही थोड़ा बहुत टूटता है। पूरा ग्लूकोज नहीं टूटता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज अपने आप टूट जाता है। तो स्टूडेंट जिन जीवों में ग्लूकोज अपने आप थोड़ा सा टूट जाए उसे अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। और ये ग्लूकोज किन किन जीवों में अपने आप टूटता है अभी हम आपको बताए थे, एक कोशिकीय जीव में, कवक में, विषाणु में। तो स्टूडेंट अपने आप जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या बनाता है? एथेनोइक अम्ल बना सकता है, लैक्टिक अम्ल बना सकता है, मेथेनोइक अम्ल बना सकता है। और क्या बनाएगा साथ में? CO2 बनाएगा। और क्या बनाएगा साथ में? तो स्टूडेंट ऊर्जा बनाएगा। और ऊर्जा ये भी स्टूडेंट ATP की फॉर्म में बनाता है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और स्टूडेंट ATP की फॉर्म में अनॉक्सीश्वसन में जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है? तो 2 ATP मिलती है। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है, अनॉक्सीश्वसन में 2 ATP ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीश्वसन में 36 ATP ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज अपने आप ही टूटता रहता है और वो एथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल बनाता है और CO2 बनाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीश्वसन में 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, अनॉक्सीश्वसन में 2 ATP। अगर इस क्वेश्चन स्टूडेंट ये बन जाए कि ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन दोनों में कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 36 और 2 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे, जो ऑक्सीश्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है और जो अनॉक्सीश्वसन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट श्वसन के प्रकार को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ऑक्सीश्वसन O2 की उपस्थिति में होता है। O2 की उपस्थिति में होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2, H2O और ATP अर्थात 36 ATP ऊर्जा बनाती है। ये प्रक्रिया किस में होती है? तो ये क्रिया स्तनधारी, उभयचरी, सरीसृप, एब्ज में होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होती है। स्टूडेंट अनॉक्सीश्वसन O2 की अनुपस्थिति अर्थात स्टूडेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ग्लूकोज अपने आप ही थोड़ा बहुत टूट जाता है। एथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा ATP की फॉर्म में 2 ATP बनाता है। ये एक कोशिकीय जीव कवक में, विषाणु में होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में अनॉक्सीश्वसन नहीं होता है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता है ऑक्सीश्वसन में या अनॉक्सीश्वसन में, तो ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता है, अनॉक्सीश्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूट पाता है, अपने आप थोड़ा बहुत टूट पाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट श्वसन की शुरुआत को समझते हैं। दोस्तों श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्वसन की शुरुआत नाक से होती है। नाक के वाल को सीलिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाक के वाल को क्या कहते हैं? तो नाक के वाल को सीलिया कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा नाक में बाल होते हैं और उन वालों का अर्थात सीलिया का क्या कार्य रहता है? ये वायु को छानने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वायु को छानने का मतलब होता है
वायु के साथ साथ डस्ट पार्टिकल अर्थात धूल के कण चले जाते हैं, और धूल के कणों को कौन पकड़ लेता है, तो नाक के बाल पकड़ लेते हैं अर्थात सीलिया पकड़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो वायु के साथ में डस्ट पार्टिकल अर्थात धूल के कण जाते हैं, उन धूल के कणों को कौन पकड़ता है, वाल पकड़ लेते हैं अर्थात स्वच्छ एयर को, स्वच्छ वायु को अंदर जाने देते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम समझते हैं फेरिंग्स को, फेरिंग्स या ग्रसनी को, जहां फूड पाइप और विंड पाइप मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्टूडेंट हम एयर कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, और खाना कहाँ से खाते हैं, तो खाना मुंह से खाते हैं। तो अंदर जाके जहाँ मुंह से जहाँ खाना खाते हैं और नाक से हम जो एयर लेते हैं, वो दोनों पाइप जहाँ मिलते हैं मेन पाइप से, उस जगह को हम फेरिंग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे आपको। स्टूडेंट, नेक्स्ट अंग को समझते हैं एपिग्लोटिस। इसको हिंदी में घाटी का ढक्कन भी कहते हैं, जहाँ से वायु नलिका और खाना नलिका अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से एयर नलिका और फूड नलिका अर्थात फूड पाइप और एयर पाइप अलग अलग होता है, उसके ऊपर स्टूडेंट, उसी के ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है, और इस झिल्ली को क्या कहते हैं, इस झिल्ली को घाटी का ढक्कन कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं। कि एपिग्लोटिस कहाँ होता है, तो स्टूडेंट ये गले में होता है, और गले में कहाँ होता है, तो जहाँ से एयर नलिका और फूड पाइप अलग अलग होते हैं, उसी के जस्ट ऊपर ये झिल्ली होती है, जिसको एपिग्लोटिस झिल्ली कहते हैं या घाटी का ढक्कन कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम खाना खाते हैं, तो वो जो घाटी का ढक्कन होता है अर्थात झिल्ली होती है, वो हमारी एयर नलिका की तरफ झुक जाती है और हमारा खाना फूड पाइप में चला जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ट्रेकिया को समझते हैं या वायु नलिका को समझते हैं। स्टूडेंट, वायु नलिका को हम एयर पाइप भी कहते हैं और ट्रेकिया भी कहते हैं। यह वायु को फेफड़े तक पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, जो हम नाक के द्वारा एयर लेते हैं, जो वायु लेते हैं, वो हमारे फेफड़े तक पहुंचाती कौन है, तो वो स्टूडेंट ट्रेकिया पहुंचाती है, जिसको हम वायु नलिका कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बताए थे, जो घाटी का ढक्कन होता है अर्थात घाटी में एक झिल्ली होती है, उसको घाटी का ढक्कन कहते हैं, और उसके बाद जो पाइप होता है वो दो भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है वायु नलिका, एक होता है फूड पाइप, जिसको खाना नलिका कहते हैं। तो स्टूडेंट, खाना नलिका तो हमने किस में पढ़ लिया था, पाचन तंत्र में पढ़ लिया था, इसलिए खाना नलिका के बारे में हम यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ वायु नलिका के बारे में पढ़ेंगे। और यही वायु नलिका को ट्रेकिया कहते हैं या एयर पाइप कहते हैं। ये एयर पाइप क्या करवाता है, तो स्टूडेंट, एयर पाइप हम जैसे एयर को लेते हैं नाक के माध्यम से, उस एयर को हमारे फेफड़े तक पहुंचाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं हम लैरिंग्स को। इस लैरिंग्स को स्टूडेंट हम हिंदी में स्वर यंत्र भी कहते हैं। स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है कि स्वर यंत्र किसे कहते हैं, लैरिंग्स को कहते हैं। ये स्टूडेंट ट्रेकिया में उपस्थित होते हैं। जो वायु नलिका होती है उसी में स्वर यंत्र लगे रहते हैं, जिसको लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स कहाँ लगे रहते हैं, स्वर यंत्र कहाँ लगे रहते हैं, तो स्टूडेंट स्वर यंत्र ट्रेकिया में लगे रहते हैं, जिसको वायु नलिका भी कहते हैं या एयर पाइप कहते हैं। इसी में वोकल कॉर्ड, जिसको स्वर रज्जु भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर यंत्र लगे रहते हैं ट्रेकिया में, वायु नलिका में, इन्हीं स्वर यंत्रों में वोकल कॉर्ड लगे रहते हैं, जिसको स्वर रज्जु कहते हैं। तो स्टूडेंट, स्वर रज्जु का कार्य क्या होता है, स्वर रज्जु का कार्य होता है वाइब्रेट होना, और स्वर रज्जु जब वाइब्रेट होते हैं तभी मानव के अंदर से ध्वनि निकलती है। तो इस बात को स्टूडेंट याद रखना है। लैरिंग्स कहाँ होती है, अर्थात स्वर यंत्र कहाँ होते हैं, तो स्वर यंत्र ट्रेकिया में होते हैं अर्थात वायु नलिका में होते हैं। इस स्वर यंत्र में क्या लगे रहते हैं, वोकल कॉर्ड लगे रहते हैं। वोकल कॉर्ड को क्या कहते हैं, तो वोकल कॉर्ड को स्वर रज्जु कहते हैं। और जो स्वर यंत्र में स्वर रज्जु लगे रहते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है वाइब्रेट होना। तो स्टूडेंट, जो हम सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क जो सोचता है कि मुझे ये बोलना है, तो जैसे ही हम बोलना चाहते हैं अर्थात एयर को हम बाहर निकालते हैं, और उसी एयर से ये स्वर रज्जु वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने के बाद में जो हम बोलना चाहते हैं वही हम बोलते हैं अर्थात आवाज़ निकलती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको अभी लैरिंग्स के बारे में बताए थे, लैरिंग्स के बाद में जो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है फेफड़ा, जिसको लंग्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, फेफड़ा के बारे में पढ़ते हैं। यह मुख्य श्वसन अंग होता है। मनुष्य के फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है। स्टूडेंट, ये पूछा जाता है मनुष्य के फेफड़ों का रंग कैसा होता है, तो मनुष्य के फेफड़े का रंग गुलाबी होता है, और ये श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है।
प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी अर्थात 2 फेफड़े होते हैं। तो स्टूडेंट प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं, दोनों का वजन लगभग 1.3 किलोग्राम होता है। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, दोनों फेफड़े का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो 1.3 किलोग्राम होता है। और ये कितने फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े 2 होते हैं। इसके अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है कि फेफड़ों के अध्ययन को अर्थात लंग्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लंग्स के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। इसकी झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट ये आपको ये फेफड़े दिखाए गए होंगे, एक ये फेफड़ा है और ये एक फेफड़ा है, इसके बाद जो इस तरीके से झिल्ली लगी हुई है इसको क्या कहते हैं, इसको प्लूरा झिल्ली कहते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़े की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो फेफड़े की झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। वायु नलिका 2 भागों में बट जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो स्टूडेंट जो वायु नलिका थी अर्थात ट्रैकिया थी, ट्रैकिया को हम एयर पाइप भी कहते हैं। तो एयर पाइप आगे आके 2 भागों में बट जाती है, इस तरीके से जो बटी हुई है, और इन 2 भागों को क्या कहते हैं, तो ब्रोंकाई कहते हैं। और ये दोनों भाग से पहले ये एक नलिका थी, इसको हम वायु नलिका कहते हैं या इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो यही ट्रैकिया आगे चलकर 2 भागों में बट जाती है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो वायु नलिका 2 भागों में बट जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों ब्रोंकाई एक एक फेफड़े में चली जाती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ये दिख रहा है आपको, ये 2 ब्रोंकाई हैं, दोनों ब्रोंकाई एक एक फेफड़े में चले जाते हैं क्योंकि 2 फेफड़े होते हैं। एक एक फेफड़े में जाने के बाद में स्टूडेंट क्या होता है, ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रोंकोइल्स में बट जाती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक ब्रोंकाई है, एक ब्रोंकाई फेफड़े में अंदर जाने के बाद में बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स से जुड़ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये जो पतली पतली आपको नलिकाएं दिख रही हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट एक बार फिर से समझते हैं, जो एक मेन एयर नली होती है उसको हम वायु नलिका कहते हैं, और वायु नलिका 2 भागों में बट जाती है उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और फेफड़ों के अंदर जाके ब्रोंकाई छोटी छोटी और बहुत सारी नलिकाओं में बट जाता है, उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में बट जाती है जिनमें बहुत सारी कूपिकाएँ लगी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहे होंगे, यही कूपिकाएँ कहलाई जाती हैं, जिसको इंग्लिश में एल्वेओली कहते हैं। और स्टूडेंट जो फेफड़े में मुख्य काम करती हैं वो कूपिकाएँ करती हैं, अर्थात एल्वेओली ही करती हैं। कूपिकाएँ ही श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। जी हाँ दोस्तों, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं, तो स्टूडेंट किसी भी अंग में वह छोटी चीज़ जो उस पूरी क्रिया को करती हो। तो जैसा कि स्टूडेंट फेफड़े होते हैं, इन फेफड़े का काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना इन फेफड़ों का कार्य होता है। और इन फेफड़ों में रक्त को शुद्ध करता कौन है, तो इन फेफड़ों में रक्त को शुद्ध कूपिकाएँ करती हैं, एल्वेओली करती हैं। इसलिए कहा गया है कूपिकाएँ ही श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती हैं, तो फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कूपिकाएँ होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट फेफड़ों में जो कूपिकाएँ होती हैं यही रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। एक फेफड़े में 1 लाख कूपिका होती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक फेफड़े में 1 लाख कूपिकाएँ होती हैं अर्थात एल्वेओली होती हैं। तो दोनों फेफड़ों में 2 लाख कूपिकाएँ हो जाएंगी। कूपिकाएँ ही वायु को एक्सचेंज करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कूपिका जो होती हैं, कूपिकाएँ ही वायु को एक्सचेंज करती हैं, अर्थात पल्मोनरी धमनी से जो CO2 युक्त अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है। तो जैसा कि स्टूडेंट इससे पहले हम आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाए थे, और परिसंचरण तंत्र में हम आपको क्या बताए थे कि परिसंचरण तंत्र में स्टूडेंट जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल में एक सेमीलोनार वल्व लगा रहता है, और सेमीलोनार वल्व से स्टूडेंट एक धमनी जुड़ी रहती है जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। उस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त अशुद्ध आता है फेफड़ों के पास, और फेफड़ों के पास आने के बाद क्या होता है कि फेफड़ों में ये जो एल्वेओली लगी होती हैं, ये कूपिकाएँ लगी होती हैं, ये कूपिकाएँ ही हमारे रक्त को शुद्ध करती हैं। और शुद्ध कैसे करती हैं, तो स्टूडेंट ये CO2 को वापस ले लेती हैं और O2 को उसमें घोल देती हैं, और इसी O2 को घोलने को विसरण कहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूडेंट जो कूपिकाएँ होती ये किस विधि से रक्त को शुद्ध करती हैं, तो स्टूडेंट ये विसरण के माध्यम से अर्थात विसरण की विधि से शुद्ध करती है। पल्मोनरी धमनी से जो CO2 युक्त अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है,
उसे कूपिका ही विसरण के माध्यम से शुद्ध रक्त बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं, विसरण का माध्यम क्या होता है कि स्टूडेंट जो एयर ऑक्सीजन आई हुई होती है और इन कूपिकाओं में जो ब्लड आता है, उस ब्लड से क्या होता है कि वो ब्लड ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपका लेता है और CO2 को बाहर कर देता है। इसी चिपकाने की विधि को विसरण कहा जाता है। कूपिका CO2 को रक्त से बाहर और O2 को रक्त में घोलती हैं। O2 युक्त शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा में जाकर लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा जो रक्त होता है वो फेफड़ों के माध्यम से शुद्ध हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसको हम फिगर में एक बार बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको ये नोच दिख रही होगी जहाँ से हम एयर को लेते हैं, इसके जस्ट नीचे माउथ दिख रहा होगा जहाँ से हम खाना को खाते हैं। तो स्टूडेंट, माउथ से हम खाना खाते हैं और नोज से जो हम एयर को अंदर लेते हैं, ये दोनों नलिकाएं आगे जाके यहाँ पर मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट, जहाँ मिलती हैं उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने फेरिंग्स कहा है। तो स्टूडेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। इसी फेरिंग्स के जस्ट नीचे आके स्टूडेंट घाटी का ढक्कन लगा हुआ होता है, अर्थात एपिग्लोटिस लगा हुआ होता है। और जहाँ एपिग्लोटिस लगा हुआ होता है वहीं से ये नलिका दो भागों में बंट जाती है। तो स्टूडेंट, एक नलिका को वायु नलिका कहते हैं और एक नलिका को हम खाना की नलिका कहते हैं, अर्थात फूड पाइप कहते हैं। तो स्टूडेंट, फूड पाइप को तो हम पाचन तंत्र में पढ़ लिए थे और हम श्वसन तंत्र में सिर्फ वायु नलिका को पढ़ते हैं। वायु नलिका को ट्रैकिया भी कहते हैं या एयर पाइप कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि ये ट्रैकिया है, एयर पाइप है, इसी वायु नलिका में क्या होते हैं, तो इसी वायु नलिका में लैरिंग्स होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ये घाटी का ढक्कन है, घाटी का ढक्कन के जस्ट नीचे लैरिंग्स लगा होता है, अर्थात स्वर यंत्र लगे होते हैं और इन्हीं स्वर यंत्र में स्वर रज्जु लगे होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको दिख रहे होंगे ये छोटे छोटे 4 स्वर रज्जु लगे हुए हैं। यही स्टूडेंट जब वाइब्रेट होते हैं तभी स्टूडेंट मनुष्य के माउथ से आवाज़ निकलती है और इन्हीं स्वर रज्जु में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसी व्यक्ति के माउथ से आवाज़ नहीं निकलती है। तो स्टूडेंट, लैरिंग्स के जस्ट बाद ये वायु नलिका सीधी आई है। वायु नलिका दो भागों में बट गई है। इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं, तो इन दोनों भागों को ब्रोंकाई कहते हैं। स्टूडेंट, इन दोनों ब्रोंकाई जो होते हैं, ये दोनों ब्रोंकाई एक एक फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। इन फेफड़ों के अंदर जाके यही ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में बट जाते हैं। स्टूडेंट, इनको क्या कहते हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। तो जो ब्रोंकाई हैं फेफड़े के अंदर जाके छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाते हैं और इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो इन नलिकाओं को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन सभी ब्रोंक्यूल्स में अंगूर जैसे गुच्छे की तरह कूपिकाएं लगी रहती हैं। स्टूडेंट, कूपिका इसको इंग्लिश में एल्वेली कहते हैं। इन एल्वेली का जो आकार होता है वो अंगूर की तरह होता है। स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कूपिका का आकार कैसे होता है, तो अंगूर की तरीका का होता है और अंगूर की गुच्छे की तरह हर एक ब्रोंक्यूल्स में बहुत सारी कूपिकाएं लगी रहती हैं और पूरे एक फेफड़े में लगभग 1 लाख कूपिकाएं होती हैं। तो स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इन कूपिकाओं में आ जाती हैं और हमारे फेफड़ों में इन्हीं कूपिकाओं में अशुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त को ये कूपिकाएं ही शुद्ध करती हैं। ये कूपिकाएं जो होती हैं वो CO2 को बाहर करती हैं विसरण के माध्यम से और ऑक्सीजन को ब्लड में घोल देती हैं और उसके बाद में ये ब्लड सीधे निकल जाता है पल्मोनरी सिरा में और पल्मोनरी सिरा से होते हुए राइट ऑरिकल में चला जाता है। और स्टूडेंट, राइट ऑरिकल के बाद में ब्लड का क्या कार्य होता है, ये हम आपको परिसंचरण तंत्र में अच्छे से बताए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में समझेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो रक्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस फिगर के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट, जो कूपिकाएं होती हैं, जो अलवेली होती हैं, इनको यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है। जो लंग्स में कार्य करता है वो लंग्स में कार्य कौन करता है, तो कूपिकाएं करती हैं, अलवेली करती हैं। इसीलिए कूपिका और या अलवेली को ही हम यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं, अर्थात लंग्स की इकाई कहते हैं। स्टूडेंट, जो राइट वाला लंग्स होता है ये थोड़ा बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा स्टूडेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि आपको बताए थे हार्ट होता है, हार्ट लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। लेफ्ट की तरफ हृदय को झुका हुआ दिखाया गया है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। स्टूडेंट, लेफ्ट और राइट फेफड़ों के बीच में जो खाली जगह होता है, खाली स्थान होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको मीडिया स्टेनम कहते हैं। स्टूडेंट, ये खाली स्पेस को मीडिया स्टेनम कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये हृदय है, हृदय लेफ्ट लंग्स की तरफ झुका हुआ होता है। लेफ्ट लंग्स स्टूडेंट छोटा होता है
और इस लंग्स के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको प्लूरा झिल्ली कहते हैं। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लूरा झिल्ली क्या होती है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से समझते हैं। जैसा कि एयर हम लेते हैं नोज़ के माध्यम से, नोज़ के माध्यम से आने के बाद में फेरिंग्स में आती है। तो स्टूडेंट फेरिंग्स क्या कहलाता है, तो जहां माउथ और नोज़ की नली आकर मिलती है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के जस्ट नीचे घाटी का ढक्कन लगा हुआ होता है, घाटी का ढक्कन लगा हुआ होता है। इसी घाटी के ढक्कन से जो पाइप होता है वो दो भागों में बट जाता है। एक होता है फूड पाइप, तो पीछे वाला फूड पाइप होता है, और आगे वाला वायुनलिका होता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो स्टूडेंट इसी ट्रैकिया में नीचे आने के बाद में लैरिंग्स लगे रहते हैं जिनको हम स्वरयंत्र कहते हैं। इन्हीं स्वरयंत्रों में स्वररज्जु लगे रहते हैं जिनके वाइब्रेट होने से आवाज़ निकलती है। स्टूडेंट इस पूरी ट्रैकिया कहते हैं, इस पूरी नलिका को ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया आगे आके दो भागों में बट जाती है जिसे वो ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई एक एक फेफड़ों में अंदर चले जाते हैं। इन ब्रोंकाई से बहुत सारी ब्रोंकियोल्स जुड़ी रहती हैं, अर्थात छोटी छोटी नलिकाएं जुड़ी रहती हैं, और इन ब्रोंकियोल्स में बहुत सारी कूपिकाएं जुड़ी रहती हैं, और यही कूपिकाएं ही ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। तो ब्लड शुद्ध कैसे होता है, ये कूपिकाएं क्या करती हैं, तो अशुद्ध रक्त से CO2 निकालती हैं, और जो एयर के माध्यम से ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन को घोलती हैं। तो स्टूडेंट इस फेफड़े का कार्य को आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट दिए हुए हैं, उनको हम अच्छे से समझ। 1 मिनट में 7 से 8 लीटर वायु अंदर या बाहर निकलती है, क्योंकि 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य जो होता है वो लगभग 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस ली जाती है, तो लगभग 1 मिनट में 7 से 8 लीटर वायु अंदर या बाहर निकलती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट एक दिन में पूछा जाए तो एक दिन में 11,000 लीटर। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें।